उत्तराखंड में ऋषिकेश मंडल की तरफ से यहां आयोजित होने वाली G20 की 2 और बैठकों को लेकर विशाल मैराथन का आयोजन। सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज शामिल। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। सीएम धामी राज्य के विकास को लेकर तत्पर। स्कूलों में छात्रों को मिलेंगी द्विभाषीय किताबें। सीएम धामी ने कहा, बच्चों के लिए पढ़ाई करना होगा आसान। मसूरी में पर्यटक सीजन होने वाला है शुरू। पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार मसूरी। माल रोड का किया जा रहा सौंदर्यीकरण। पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन कर रहा है काम। देवभूमि से साइबर ठगी के आए कई मामले। साइबर ठगों ने 500 लोगों को लगाया लाखों का चूना। एसपी सिटी ने साइबर ठगी को लेकर दी जानकारी। और अवैध निर्माण पर सीएम धामी हुए सख्त। सीएम धामी ने निर्देश पर हरिद्वार में अवैध बाजार को हटाया गया। धामी ने कहा, अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकों की मेजबानी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। और इसी कड़ी में ऋषिकेश मंडल की तरफ से यहां आयोजित होने वाली G20 की 2 और बैठकों को लेकर विशाल मैराथन का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड को NGT बैठकों के माध्यम से विश्व के पटल पर एक नई पहचान मिली है और उस पहचान को दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रही है। मैराथन में शामिल हुए प्रतिभागियों ने भी प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि उत्तराखंड के लिए जो उनका स्नेह रहा है, उसी स्नेह के चलते आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से उनको थैंक यू बोलना चाहती है। उसका 4G को जो G20 समिट आयोजित होने पर G20 समिट आयोजित होने पर G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके कारण से आज पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड को भी लोग कहीं ना कहीं जानेंगे, समझेंगे हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए कामों को और हमारे जो वैशिष्ट हैं, हमारी विशेषताएं हैं, वो सब पूरे विश्व के अंदर जाएंगी और इसके कारण से विश्व के अंदर हमारे उत्तराखंड को और पहचान सशक्त रूप से मिलेगी। देखिए, बहुत ही अच्छा मिशन है 4G, हम उसके थ्रू जुड़े हुए हैं और जागरूकता फैलाने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा था सारी टीम ने और इसमें धामी जी भी आए थे और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ करा और दीप प्रज्वलन के साथ सारा प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। अब उसके बाद सारी दौड़ चल रही है। अब यही है कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफ़ी कार्य करे हैं, तो उसको लेके एक थैंक यू है जो एक मैराथन के माध्यम से हम मोदी जी को देना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि सीएम धामी राज्य के विकास को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि भविष्य के बारे में भी वो लगातार सोचते रहते हैं। छात्रों के लिए जो भी बेहतर होता है वो करते हैं। ऐसे में सीएम धामी ने कहा है कि अगले सत्र से प्रदेश सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों को विज्ञान, गणित और नागरिक शास्त्र की द्विभाषी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की ऐसी प्रत्येक विषय की पुस्तक में
बायां पेज हिंदी और दाहिना पेज अंग्रेजी भाषा में होगा। इससे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए पढ़ाई करना और आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए बनाई जा रही योजनाओं को पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि 2025 तक जिन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है उसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में विद्यालयी शिक्षा के तहत विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इनके कारणों का अध्ययन भी किया जाए। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएं। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के प्रयास भी हों। उत्तराखंड की मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन और कार्यदायी संस्था की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। वहीं शनिवार को माल रोड से सड़क के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही माल रोड के सड़क निर्माण के काम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। माल रोड में नवनिर्मित सड़क के किनारे लगे कॉबलस्टोन का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया है कि मसूरी माल रोड की सड़क का निर्माण का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था, लेकिन एक सप्ताह तक लगातार हुई बारिश के चलते काम करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार को माल रोड की सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और सड़क किनारे कोबल स्टोन लगाए जाने हैं, जिसका काम भी कई जगह शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों का जो सामना उन्हें करना पड़ रहा था वो अब कम हो गई हैं। माल रोड पर कई जगह मलबे के ढेर लगे हैं, जिसको हटा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 15 मई से पर्यटन सीजन भी शुरू होने जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन और कार्यदायी संस्था की तरफ से माल रोड को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और उनको पूरी उम्मीद है कि पर्यटन सीजन में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और व्यापारियों के सहयोग से मसूरी माल रोड के कार्यों को किया जा रहा है। मॉल रोड की जो लेइंग का काम था वो कंप्लीट है हमारा, डीबीएम हो गई है सड़क की, तो रोड अब पूरी तरह से यातायात के लिए सुचारू है। आगे जो सौंदर्यीकरण का काम है, जैसे जंक्शंस पे कॉबल स्टोन्स लगाना और नालों की जो काम है और अदर जो ब्यूटिफिकेशन को लेकर काम है, वो भी तुरंत हो जाएंगे। बट जो रोड का जो मेन वर्क था, जो एक्सकवेशन हुई थी, उसके बाद जो डीबीएम तक का जो काम था वो कंप्लीट है। हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो काम है, ये जो एक सीजन का स्टार्ट होना होता है 15 मई, उससे बहुत पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल का डेडलाइन था, जस्ट बिकॉज लास्ट वीक में थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा डिले हो गया है, बट हमने टाइमलाइन के अंदर ही रोड का काम कर लिया है और अब इसके बाद जो है पर्यटकों को कोई असुविधा। पिछले कुछ सालों में आई डिजिटल क्रांति से जीवन में बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। डिजिटल क्रांति आने से घर बैठे पढ़ाई या फिर नौकरी, पैसे के लेन देन से लेकर अन्य कई जरूरी काम बेहद आसान हो गए। तो दूसरी तरफ डिजिटल क्रांति के बाद से साइबर अपराध की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर दिन किसी न किसी से डिजिटल तरीके से अपराधी ठगी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में बीते 2 महीनों में साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़े और इन साइबर ठगों ने करीब 500 लोगों को 60 लाख रुपए का चूना लगाया। वहीं कई साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी साइबर क्राइम की घटना आए दिन सामने आती रहती है और कई साइबर क्राइम की घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से भी सामने आई। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद जनपद में लगातार साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साइबर ठगों ने ओटीपी के नाम पर डेटा हैकिंग, इकोनॉमिक फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही है। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी मनोज कल्त्याल ने यह बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल फ्रॉड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचाया जा सके। बेसिकली डिजिटल ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे बढ़ रही हैं उसी हिसाब से इसमें जो फ्रॉड के केसेस है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसमें पुलिस जो है 2 तरह की स्ट्रेटजी के अंतर्गत काम कर रही है। सबसे पहले जो भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको वर्कआउट करने के लिए और लोगों का पैसा रिकवर करने के लिए साइबर सेल जो है लगातार काम कर रहा है और उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। उनको लेटेस्ट जो है कंप्यूटर्स अवेलेबल कराए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग रीट्रेनिंग कराई जा रही है और इसी की वजह से हमने करीबन 25% पैसा जो है वो
जितने भी पीड़ित थे उनको वापस दिलाने में सफलता हम लोगों ने हासिल की है। और इसमें 500 के करीब केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं 2023 में, और इसमें से काफ़ी केसेस हम लोगों ने इसमें ऐसे FIR रजिस्टर्ड करे हैं। कई केसेस में हम लोगों ने पैसा भी वापस करा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक निर्माण पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़े स्तर पर अभियान चलाया। अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से आर्यनगर चौक के पास बनाए गए मजार को हटाने की कार्रवाई की। लोगों के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल को तैनात किया। वहीं SDM पूरन सिंह राणा का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि लोगों के आने जाने वाले रास्ते पर अवैध निर्माण है उसे तुरंत हटाया जाए, जिसके तहत हरिद्वार जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की। 3 दिन पूर्व गंगा किनारे बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। साथ ही आर्यनगर चौक के पास जिस मजार को हटाया गया वो सड़क पर बनी हुई थी। नगर निगम ने पूर्व में नोटिस दिया था कि सभी पक्षों से वार्ता करने के बाद आज मजार को हटाने की कार्रवाई की गई है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली की गई है जो लोगों को शायद समझना भी होगा। उसमें कहा गया है कि सामान्य लोगों के आने जाने के जो रास्ते हैं जिससे हमारे बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो ऐसे रास्तों में जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदिन 24 आवर में उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में 3 दिन पहले गंगा नदी के किनारे से जितने भी मंदिर स्ट्रक्चर बने थे और इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ था उसको रिमूव किया गया। और क्योंकि ये जो मज़ार थी हमारी 20 सड़क में बनी हुई थी, नगर निगम के द्वारा नोटिस भी इशू किया गया था और इनको प्रॉपर्ली सुना गया था। तो आज सबको सुनने के बाद DM साहब और SF साहब के आदेशों क्रम में इसको रिमूव किया गया है। देखिए, ये एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी जिन जिन सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है उनके लिए रिपोर्ट दे रही है। उस रिपोर्ट के आधार पे जो संबंधित पक्ष है उनको नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात भी किया गया था। शांति व्यवस्था बरकरार है। पुलिस का काम शांति व्यवस्था का है। शांति व्यवस्था एकदम बरकरार है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर में शनिवार को उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका का निरीक्षण करने के साथ ही पालिका के सभी विभागों का निरीक्षण करने के साथ ही अभिलेखों की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अव्यवस्थित अभिलेखों पर नाराजगी जताते हुए पालिका EO महेंद्र कुमार को व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका द्वारा की जा रही पहल की जमकर प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने नगर पालिका में सूचना अधिकार से संबंधित आने वाली शिकायतों को लेकर बनाए गए कक्ष को व्यवस्थित करने के साथ ही शिकायत रजिस्टर ठीक करने के अलावा शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ता को निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया। साथ ही रामनगर में ग्रामीणों को अपनी भूमि का मालिकाना हक देने को लेकर उन्होंने इस संबंध में अधिशासी अधिकारी को प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि वो इस संबंध में आयोग की तरफ से सरकार को पत्र लिखेंगे। व्यवस्थाएं तो ऐसा कमी जैसा कुछ नहीं है और ये तो बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। अभी रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन मेरा यहाँ आने का मुख्य मकसद जो था वो ये था कि जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगर पालिका रामनगर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कैसे अनुरोध पत्र यहाँ आते हैं, कैसे उनका निस्तारण होता है, कैसे जो अभिलेख हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उनका किस तरीके से रख रखाव किया जाता है। तो अब चूँकि बिल्डिंग में रिनोवेशन चल रहा है, कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी जो यहाँ पर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद हो जाएंगी। और मुख्य रूप से हमारा एक फोकस रहता है कि एक्ट की धारा 4 में ये कहा गया है कि हर एक लोक प्राधिकरण को, यानी हर एक डिपार्टमेंट को या जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उसको 16 बिंदुओं पर जो है स्वप्रकट करनी है सूचनाएं, मतलब पब्लिक डोमेन में आपको खुद से डाल देनी है। तो अभी उस पर मुझे यहाँ पता लगा कि काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पूर्व में हमारे यहाँ से भी निर्देश जारी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने माल रोड का भी भ्रमण कर पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान भी किया।
और केंद्रीय मंत्री जी ने जनता पार्टी ने स्वागत किया है। उनकी इच्छा भी थी, जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2 मिनट बात करनी है और बैठना है उनके साथ। तो हमने उनका स्वागत किया है और हमने पूछा मसूरी कैसे देखी है। वो फिलहाल अपने फैमिली टूर पे है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में देर शाम कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने हंगामा करते हुए पेट्रोल की बोतलों को लेकर टीएसडब्ल्यू बिल्डिंग में चढ़ गए और आत्मदाह करने की चेतावनी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी। छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता को टिहरी परिसर में कराने के बजाय बिरला परिसर में कराने की मांग की। आपको बता दें कि छात्रों ने 5 दिवसीय करने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। छात्रों का ये कहना है कि पूर्व की भांति वार्षिकोत्सव गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर यानी कि बिरला परिसर में ही आयोजित किया जाए। पूरी वार्ता आपके एक जैसे होती है, एक फाइनल वार्ता जैसे बात होती है, क्योंकि आपके अधिकारी भी उस दिन रहेंगे, उस दिन हमारी सारी बातें उसी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद धामी सरकार में दायित्वों का आवंटन हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रहे चंद्राराम दास के निधन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है। उनके निधन से खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद इसकी संभावना प्रबल हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को वहां चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 15 मई तक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटक चुनाव के प्रचार की वस्तुतः से मुक्त हो जाएगा और माना यह जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय नेताओं से दायित्वों और मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में चर्चा कर सकते हैं। कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के हिसाब से सरकार और संगठन के स्तर पर होमवर्क शुरू हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि 15 मई के बाद प्रदेश सरकार में दायित्वों का आवंटन हो सकता है। मुख्यमंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्व देने पर विचार हो सकता है, लेकिन कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की संभावना कम है। सरकार पहले बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जाएगी और उसके बाद कैबिनेट विस्तार करेगी। चमोली जनपद के दूरस्थ विकासखंड देवाल के वाड़ स्थित लाटू धाम के कपाट वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को 2:20 पर विधि विधान से 6 महीने के लिए खोल दिए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं में लाटू देवता के दर्शन कर पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। आपको बता दें कि यहाँ लाटू धाम के कपाट खुलने पर मुख्य पुजारी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और लाटू देवता की पूजा करते हैं। ढोल दमाऊ की थाप पर देवताओं के पशवा अवतरित होते हैं और देव नृत्य के बाद श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। लाटू धाम के कपाट खुलने पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ सर्वेश दुबे ने भी सपरिवार लाटू धाम के दर्शन किए। आज हमारे जो प्रसिद्ध धाम है लाटू का, आज यहाँ पर विधि विधान से कपाट खुले हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। मैं आज भगवान लाटू के चरणों में आया था और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ इस क्षेत्र की खुशहाली की, यहाँ की सुख समृद्धि की। और आगामी जो राज जात है 2026 में मैं चाहता हूँ कि माँ की जो ये राज जात यात्रा होगी और ये मुख्य पड़ाव है हमारा, तो यहाँ पर किस प्रकार के आधारभूत संसाधन हम बनाएं। तो मैं आज लाटू देवता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र के सेवक के रूप में मुझे मेरा जो संकल्प है, जो मेरा ध्येय है, उस ध्येय को पूरा करने की भगवान मुझे शक्ति दे और इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना करता हूं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीते दिनों ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी हुए माल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 सगे भाई शामिल हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी है। बरामद माल की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। आपको बता दें कि बीती 18 अप्रैल को एक युवक ने थाने में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल की रात अज्ञात चोरों ने युवक की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ चल रही है।
से एक तहरीर ट्रांजिट कैंप थाने में दी गई थी, जिनमें इनके द्वारा जिसमें बताया गया कि इनके घर पे घरेलू सामान की बड़ी मात्रा में चोरी हुई, जिसमें सोने चांदी की ज्वेलरी और साथ में इनके ATM कार्ड, बैंक के डेबिट कार्ड्स और कैमरा इत्यादि थे। और उस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हमने CO रुद्रपुर के निर्देशन में टीमों का गठन किया और जिसको सुंदरम शर्मा जो इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप है वो लीड कर रहे थे। तो इस टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ और प्रोफेशनल पुलिसिंग का इसमें उदाहरण पेश करते हुए इस टीम ने इंटेलिजेंस मैनुअल गैदर किया और इस इंटेलिजेंस मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इसमें इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और चोरी में गया 90% से ज़्यादा इसमें सामान बरामद हो चुका है। और इन चोरों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन पे 1 दर्जन से अधिक अभियोग दर्ज हैं, जिसमें एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी और गुंडा अधिनियम के मुकदमे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप जाते हैं अपने नज़दीकी थाने में अवश्य सूचित करें और अपने घरों में एडिशनल लॉक CCTV अवश्य। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। वहीं मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस काम भी कर रही है और योजना भी बना रही है। मसूरी के कई मुख्य चौराहों पर कई जगह बोतल नेक होने के कारण जाम के झाम से निजात नहीं मिल पा रही है और इसके चलते मसूरी में कई जगह से यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर एक ठेकेदार को ठेका दिया गया, साथ ही उनको निर्देशित भी किया गया है कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा भी उपलब्ध कराएगी। ऐसे में मसूरी की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किए जाने को लेकर SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने मसूरी के मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया। साथ ही उनकी तरफ से मसूरी में तैनात पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने कहा है कि मसूरी में पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक 2 मुख्य चौराहे हैं जहां पर अक्सर जाम की समस्या रहती है, क्योंकि दोनों चौराहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है और इस वजह से सड़क काफ़ी संकरी हैं, जिससे 2 गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी पेट्रोल पंप पर बनी 32 करोड़ की पार्किंग को संचालित मसूरी में एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग सरकार की तरफ से मसूरी में पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मसूरी पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर मुख्य सचिव की तरफ से निर्देशित किया गया है। बेसिकली जो हमारा लाइब्रेरी चौक है और जो पिक्चर पैलेस है, ये मेन मुख्य 2 बॉटलनेक है। इनमें सबसे बड़ा कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक से कि 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ एक पार्किंग का इशू है। पार्किंग को लेके हमने लगातार प्रयास किए। इवन जो किंग क्रेक पे पार्किंग बनी है, लेटेस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेशानुसार वो टैक्सीज के लिए फ्री भी की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल्स में मैं कहूँ या स्थानीय टैक्सी चालक है, इनमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके या उस अरेंजमेंट को लेके अभी पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब सारे स्टेक होल्डर जो है वो उसमें सहमति दिखाए। तो लगातार प्रयास चालू है। जो 1 वे हम चला रहे हैं, जब भी हमने लाइब्रेरी चौक से क्यू अगर सर्टेन लेवल पे ITBP की तक होती है तो जो 1 वे हम वेवरली स्कूल से चलाते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और मसूरी में ट्रैफिक दिखता है पर पुलिस जगह जगह पे तैनात है और ये कंजेशन है, ये चोकिंग नहीं होती है। ये एक मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है। और क्यों लगेगी, क्योंकि आज के दिन पे, जिस दिन पे वीकेंड है, उसमें लगभग 4500 से 5000 व्हीकल मसूरी में आती है और ऑफिशियली हमारे पास प्राइवेट और सरकारी मिलकर 1700 से 1800 गाड़ियों की पास। उत्तराखंड में आए दिन बाघ का आतंक देखने को मिलता है। ऐसे में पौड़ी जिले के रिकड़ीखाल और धमाकोट क्षेत्र में बाघ के हमले से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। इस क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने भी बाघ के हमले से ग्रामीणों को निजात दिलवाने के लिए प्रशासन को गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि दोनों क्षेत्र में बाघ के हमले के मद्देनजर अब रिकड़ीखाल और धमाकोट तहसील के क्षेत्र अंतर्गत रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि बाघों का हमला किए जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिस कारण स्थानीय जनता में भय का माहौल है। साथ ही बाघ की तरफ से फिर से हमला किए जाने की प्रबल संभावना भी है। ऐसे में रात्रि के समय स्थानीय जनता अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। इसके अगले आदेशों तक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया।
इसके साथ ही तहसील धमाकोट के ग्राम भेड़गांव और उसके आसपास के निकटवर्ती क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त होने और विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्थिति सामान्य होने तक ग्राम भेड़गांव पट्टी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को कल भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने वन विभाग और तहसील प्रशासन के साथ रिखड़ीखाल क्षेत्र में पहुंचकर आवश्यक बैठक भी ली। जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी को निर्देशित किया है कि अग्रिम आदेश तक पशुओं के चारा पत्ती की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित क्षेत्र के डीएफओ को क्षेत्र में पिंजरों की संख्या बढ़ाने, कैमरा ट्रैप, जिम कॉर्बेट के विशेषज्ञों से संपर्क कर फॉरेस्ट कर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई है और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। सिंह नेगी जी जो वहाँ हल्दुखाल में प्रवक्ता रहे, आज जो दुर्घटना उनके साथ हुई है वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे ही हमारे ग्राम डिल्ला के अंदर जो दुर्घटना हुई, दोनों ही परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है और मैं सोचती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि आज लैंसडाउन विधानसभा, लैंसडाउन क्षेत्र जो है, जिस तरीके से मैं एक वीडियो फेसबुक पे देख रही थी तो वहाँ उत्तराखंड के बागेश्वर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि दिन दहाड़े भूमाफिया अवैध खनन करते हैं। बागेश्वर में अवैध खनन करने से कई मकान खतरे की जद में हैं। खनन से कई मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं खनन से कांडा क्षेत्र और दुग नाकुरी क्षेत्र के अधिकतर गांवों में अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खनन से गांव के रिहायशी मकानों, खेत खलिहानों सहित सामाजिक स्थलों के आसपास बड़ी तेजी से बड़ी और छोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल मामले में प्रशासन से शिकायत की गई है। मामले में जांच जारी है। मंदिर बता रहे थे, मंदिर कहाँ पे बता रहे थे? मंदिर वहाँ सामने है। यहाँ पे तो खनन काफी हो गया, 2-2.5 साल हो गए हैं, लगभग नहीं हो गए दादा, 2-2.5 साल से यहाँ पे खनन हो चुका है और तब से लेके खनन ही हो रहा है लगातार। खनन इतना हो रहा है कि जमीन खेत तो जा ही रहे हैं, मकानों तक भी दरार पड़ गई। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे मकानों के है और मकानों के नीचे से यहाँ पे जो है माइन लगी हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से मकानों के नीचे इतना बड़ा नुकसान ना किया जाए, ये गाँव में पहाड़ों में ये खनन बिल्कुल रोका जाए। हमारी यही है और यही हम प्रशासन से मांगते हैं और यही चाहते हैं, क्योंकि हम तो बाहर जा नहीं सकते हैं, हमको अपने मकानों से भय है। रात में हम यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रात में अगर ये दीवार गिर भी जाती है तो हमें यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और खनन जब स्टार्ट होता है तो उसका पता नहीं चलता कहाँ, और कोई इसकी लिमिट नहीं है कि 50 मीटर 100 मीटर तक खनन होगा, इसका कोई चेकअप नहीं है। और इसमें क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट भी हैं जिन अगर हम जाते हैं तो वो हमसे गाली गलौज करते हैं और मतलब जान से मारने तक की हमें धमकी देते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग उसको पूरा फाइट करें गाँव वाले कि भाई ये जो है ना सारा नुकसान आज अभी हमने दिखाया है, कई मकान दिखा दिए हैं आप लोगों को भी, तो उनमें दरारें आ गई हैं और धंसने लग गए हैं और नुकसान हमें आगे उम्मीद है कि आगे काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है। थराली नगर क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से लापता युवक का 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। प्रशासन की तरफ से संदिग्ध स्थानों पर युवक की खोज लगातार की जा रही है, लेकिन 27 अप्रैल से युवक रात से ही लापता बताया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीआरएफ पिंडा नदी में सर्च अभियान भी चला रही है, लेकिन अभी भी युवक का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। थराली बाजार में सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे खराब होने से पुलिस को भी युवक की तलाश करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।